क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका अर्थ है सूक्ष्म जीवों। तो आइए इसके बारे में और पढ़ें और जानें कि सूक्ष्म जीवों क्या है। सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? मित्रवत और उपयोगी सूक्ष्मजीव कृषि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, भोजन के स्रोत पर्यावरण को साफ करने में। सूक्ष्मजीवों के कुछ अन्य उपयोग। हानिकारक सूक्ष्मजीव, खाद्य संरक्षण के तरीके। सूक्ष्मजीव जिन्हें रोगाणु भी कहा जाता है, जो नग्न आंखों से देखे जाने के लिए बहुत छोटे होते हैं। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ही देखा जा सकता है। इन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। सूक्ष्म लघु या सूक्ष्मजीव। माइक्रोस्कोप की खोज से पहले कोई भी सूक्ष्मजीवों को नहीं देख सकता था। सूक्ष्मजीव लगभग हर उस स्थान पर निवास करते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, पृथ्वी की सतह से 20 मील नीचे से लेकर ऊपर 20 मील तक। वास्तव में वे जमे हुए बर्फ के मैदान हैं। हर बार जब आप जमीन पर चलते हैं तो आपका कदम अरबों सूक्ष्म जीवों पर पड़ता है। वे मिट्टी में, चट्टानों पर, जड़ों के अंदर, खाद के गड्ढों और जहरीले कचरे में और पृथ्वी की पूरी सतह पर रहते हैं। वे हमारे शरीर के अंदर जमीन पर रहते हैं। ज्ञान बक्सा। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो छोटी चीजों को बड़ा दिखा देता है, यानी वस्तुओं को बड़ा कर देता है। सूक्ष्मजीवों के प्रमुख समूह। सूक्ष्मजीवों के 5 प्रमुख समूह हैं। ये इस प्रकार हैं। जीवाणु, एकवचन जीवाणु। शैवाल, एकवचन शैवाल। प्रोटोजोआ, एकवचन प्रोटोजोआ। कवक, एकवचन कवक। एकवचन वायरस। बैक्टीरिया, एकवचन जीवाणु। बैक्टीरिया को पहले क्लोरोफिल के बिना सूक्ष्म एककोशिकीय पौधे माना जाता था जो विखंडन द्वारा गुना करते हैं। इन्हें निम्नलिखित कारणों से लंबे समय तक पौधे माना जाता रहा है। वायरस, वे विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं। जोड़, वे केवल तरल भोजन का उपयोग कर सकते हैं। इनका शरीर एक दृढ़ कोशिका भित्ति से घिरा होता है। उनमें से कुछ अकार्बनिक सामग्री से जैविक भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं। इनके प्रजनन गुणन के तरीके भी उन्हीं के समान हैं। निचले पौधों के बीच पाया जाता है। हालांकि अब इनके बारे में हमारा ज्ञान बढ़ गया था और हम अब जान ले कि बैक्टीरिया पौधे नहीं हैं, क्योंकि तारांकन उनकी कोशिका भित्ति पौधों की तरह सेलुलोज से बनी नहीं होती है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन उनमें मौजूद बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों में मौजूद क्लोरोफिल से बहुत अलग होता है। बैक्टीरिया 3 अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। जोड़, छड़ के आकार का, जिसे बेसिली कहा जाता है। गोलाकार, जिसे कोक्सी कहा जाता है। सर्पिल को स्पिरिला कहा जाता है। शैवाल। शैवाल शब्द साधारण पौधे जैसे जीवों को संदर्भित करता है जिनकी कोशिकाओं के भीतर कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनकी कोई जड़, तना या पत्तियां नहीं होती। लगभग सभी शैवाल पानी, तालाबों, झीलों और समुद्री जल में रहते हैं। कुछ शैवाल बर्फ में और कुछ गर्म झरनों में पाए जाते हैं। वे नम मिट्टी, पेड़ों की छाल और चट्टानी सतहों पर भी उगते हैं। शैवाल एककोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अधिकांश शैवाल सूक्ष्म होते हैं, लेकिन समुद्री शैवाल जैसे कुछ काफी बड़े होते हैं। चियामाइडोमोनस और क्लोरेला जैसे कुछ शैवाल एककोशिकीय होते हैं, जबकि स्पाइरोगाइरा जैसे अन्य बहुकोशिकीय होते हैं। वर्णक के प्रकार के आधार पर हरे, लाल और भूरे शैवाल होते हैं। कोशिकाओं में मौजूद है। ज्ञान बक्सा। एंटोन वॉन लीeuwenhoek 1632-1723 एक डच उपजाऊ श्रमिक, बैक्टीरिया देखने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया जो वस्तुओं को उनके मूल आकार से 300 गुना बड़ा करने में सक्षम था। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एककोशिकीय जीव हैं जिनमें जानवरों जैसी विशेषताएं होती हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वे भोजन पकड़कर खाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ ताजे या खारे पानी में रहते हैं। अन्य लोग मिट्टी में रहते हैं। कुछ परजीवी हैं जो मनुष्य सहित अन्य जीवों के शरीर में रहते हैं। अमीबा, गार्डिया और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण हैं। आपने बरसात के मौसम में चमड़े पर हरे या पीले रंग की वृद्धि अवश्य देखी होगी। खेतों में उगने वाले सड़े गले फल, ब्रेड,
अचार और खूबसूरत मशरूम पर हरी भरी कॉलोनी का विकास कवक के उदाहरण हैं। कवक गैर हरे पौधे हैं और इनमें फफूंद, जंग और पफ बॉलर्स शामिल हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और इसलिए ये विषमपोषी होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे परजीवी या मृतोपजीवी हो सकते हैं। वे बाहरी कार्बनिक पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइमों का स्राव करते हैं। वे अंधेरी जगहों पर सबसे अच्छे से उगते हैं जहां गर्मी और नमी उपलब्ध होती है। कवक को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। वे हैं एक धागे की तरह कवक जैसे कोमल फफूंदी, ई सेकफुंगी जैसे खमीर, ई क्लब कवक जैसे मशरूम। गतिविधि -1 250 ग्राम आटा या मैदा लें, इसमें थोड़ी चीनी मिलाएं और गर्म पानी के साथ मिलाएं। इसमें थोड़ी मात्रा में यीस्ट पाउडर डालें और नरम आटा बनाने के लिए गूंद लें। यीस्ट तेजी से प्रजनन करेगा और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगा। गैस के बुलबुले आटे में भर जाते हैं और उसका आयतन बढ़ा देते हैं ए और बी। इस तथ्य के कारण खमीर का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में किया जा रहा। कवक का महत्व। यीस्ट का उपयोग ब्रेड, केक, इडली और डोसा आदि बनाने में किया जाता है। यीस्ट विटामिन बी से भरपूर होता है। खमीर का उपयोग जौ, गेहूं, चावल और कुचले हुए फलों के रस आदि जैसे अनाजों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा पर उगाकर शराब और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी किया जाता है। कुछ कवक जैसे मशरूम का उपयोग सीधे भोजन के रूप में किया जाता है। आवश्यक ध्यान दें कि मशरूम की केवल कुछ ही किस्में खाने योग्य होती हैं। कुछ औषधियाँ कवक से तैयार की जाती हैं जैसे पेनिसिलियम नोटेटम। ये जैविक कचरे को विघटित करने में सहायक होते हैं। ये जीवमंडल में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करता है। कवक के हानिकारक प्रभाव। कुछ कवक भोजन को खराब कर देते हैं और कपड़े, जूते, लकड़ी की सामग्री, किताबें आदि को सड़ा देते हैं। वे पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं जैसे गेहूं की भूरा-भूरी गंध, आलू का झुलसा रोग। कुछ कवक त्वचा रोग का कारण बनते हैं। एक प्रकार का फंगस इंसानों के पैरों की उंगलियों के बीच रहता है और भयानक खुजली पैदा करता है। इससे एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। ये है हाँ रखने के लिए घ पर एफआईडी गतिविधि -2 500 मिलीलीटर लें। बीकर 3/4 तक पानी से भर गया। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोल लें। चीनी के घोल में आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिलाएं। इसे 4-5 घंटे के लिए गर्म स्थान पर ढककर रख दीजिए। अब घोल को सूंघें। ये शराब की गंध है क्योंकि चीनी को खमीर द्वारा शराब में बदल दिया गया है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की इस प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। वायरस किसी भी ज्ञात कोशिका से छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। वायरस का निरीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, जो किसी वस्तु को से अधिक तक बड़ा कर देता 2 लाख बार। वायरस में अन्य सूक्ष्मजीवों की तरह कोशिकीय संरचना नहीं होती है। वायरस स्वयं पुनरुत्पादन नहीं कर सकते, परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते या बढ़ नहीं सकते। इससे प्रतीत होता है कि वायरस जीवित जीव नहीं है। हालांकि जब कोई वायरस किसी जीव जैसे मानव की जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, तो वह प्रजनन करने में सक्षम होता है। इस उद्देश्य के लिए यह मेजबान कोशिकाओं की ऊर्जा का उपयोग करता है। हजारों वायरस बनने के बाद मेजबान कोशिका अक्सर मर जाती है। ये फट जाता है और नए वायरस फैलते हैं और अन्य कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। जैसे ही बड़ी संख्या में मेजबान कोशिकाएं मरती हैं, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तंबाकू मोज़ेक वायरस, एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जीवाणुभोजी चून की प्रजनन जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। वैज्ञानिक वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच विभाजक रेखा पर रखा गया है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं। हवा, पानी और मिट्टी में, वस्तुओं और जीवित जीवों की सतह पर, मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर और मृत क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों में।
वे बर्फीले ठंडे वातावरण से लेकर गर्म झरनों तक और शुष्क रेगिस्तान से लेकर दलदली स्थानों तक सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। मित्रवत एवं उपयोगी सूक्ष्मजीव। हम अक्सर सूक्ष्मजीवों को बीमारियों से जोड़ते हैं, हालांकि ये सभी हमारे लिए हानिकारक नहीं हैं। वास्तव में उनमें से कुछ हमारे और पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए सीवेज उपचार संयंत्र पानी को शुद्ध करने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स जैसी जीवन रक्षक दवाओं के स्रोत हैं। मिट्टी में बैक्टीरिया मृत और सड़ने वाले पदार्थों को विघटित करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। आइए इन सूक्ष्मजीवों से हमें मिलने वाले कुछ अन्य लाभों का अध्ययन करें। बैक्टीरिया दही और पनीर बनाने में मदद करते हैं। दही बनाना। दही दूध से बनाया जाता है। आपने घर पर अपनी माँ को आपके लिए दही बनाते हुए देखा होगा। वह क्या करती है? वह रात को गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिलाती हैं और दूध वाले बर्तन को दही के साथ गर्म स्थान पर रखती हैं। अगली सुबह तक तरल दूध ठोस दही में बदल जाता है। एक बार दही बन जाने के बाद इसे ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है, नहीं तो दही खट्टा हो जाता है। दूध में लैक्टोज दूध शर्करा नामक शर्करा होती है, जबकि दही में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें से जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। दही बनने में मदद करता है। ये दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को दूध का जमना कहते हैं। पनीर बनाना। पनीर और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद द्वारा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस का उपयोग करके बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया के अलावा पनीर निर्माता रेनेट नामक पदार्थ भी मिलाते हैं। युवा मवेशियों के एसयू पेट टोनिंग से प्राप्त उत्पादकता बढ़ाने के लिए में यीस्ट रोटी बनाने में मदद करता है। जो ब्रेड हम लगभग हर रोज खाते हैं वो यीस्ट की मदद से तैयार की जाती है। ब्रेड बनाने की सामग्री में आटा, पानी, यीस्ट, दूध और चीनी शामिल हैं। आटा बनाने के लिए सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है। यीस्ट कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं। वे भोजन के लिए आटे में चीनी का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले के रूप में आटे में फंस जाता है। हल्की होने के कारण गैस ऊपर उठ जाती है, जिससे आटा फूल जाता है। जब फेर की रोटी पकती है तो गैस के बुलबुले फूट जाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, जिससे असमान आकार के छेद निकल जाते हैं। ये छेद ब्रेड को छिद्रपूर्ण और स्पंजी बना देते हैं। यीस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर शराब, वाइन और बियर के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके लिए यीस्ट को उन पौधों की सामग्रियों पर उगाया जाता है जो प्राकृतिक शर्करा जैसे जौ, गेहूं और चावल जैसे अनाज और फलों के रस से भरपूर होते हैं। यीस्ट कोशिकाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बढ़ती हैं और फलों के रस और अनाज में मौजूद चीनी को अल्कोहल इथेनॉल में बदल देती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ICH एस्परगिलस कवक का उपयोग अल्कोहल और साइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिए किया जाता है। शीतल पेय उद्योग में साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। एसिटोबैक्टर जैसे एरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग शराब से सिरका एसिटिक एसिड के उत्पादन के लिए किया जाता है। कृषि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए राइजोबियम जैसे कुछ जीवाणु मटर, सेम और चना जैसे फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। ये जीवाणु जड़ की गांठें बनाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने और इसे नाइट्रेट जैसे उपयुक्त उपयोगी रूपों में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि हवा का 78% नाइट्रोजन है, पौधे इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया जैसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। एक सीजन के बाद पौधों को जुताई कर दी जाती है। जब इन जुते हुए पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं तो उनमें जमा नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं। ये मिट्टी को महत्वपूर्ण नाइट्रोजन पोषक तत्वों से समृद्ध करता है और इसे उपजाऊ बनाता है। ये प्रक्रिया जिसके द्वारा राइजोबियम मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है।
राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहलाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया और फलियां पौधे सहजीवी संबंध में रहते हैं। पौधा प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा परिवर्तित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग करता है। दूसरी ओर बैक्टीरिया पौधों से भोजन और सहायता प्राप्त करते हैं। ज्ञान बक्सा। ब्राजील जैसे कई देशों में चीनी से उत्पादित इथेनॉल का उपयोग कारों और बसों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका लाभ यह है कि यह जीवाश्म ईंधन की तरह वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। भोजन के स्रोत। बहुत से मशरूम कवक खाने योग्य होते हैं। वे प्रोटीन और विटामिन में च हैं। प्रोटीन और बी समूह के विटामिन से भरपूर होने के कारण यीस्ट भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कई शैवाल जैसे क्लोरेला और समुद्री शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। समुद्री शैवाल चीन और जापान में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मछली और समुद्री जानवरों के लिए शैवाल जलीय होने के कारण भोजन का प्रत्यक्ष स्रोत हैं। पर्यावरण की सफाई में बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्मजीव बी की मदद करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मृत जीवों के ऊतकों को विघटित करना। बैक्टीरिया के बिना मृत जीवों के ढेर पृथ्वी को ढक देंगे। जब सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं तो वे पौधों और जानवरों के ऊतकों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो पुनः बहाल हो जाते हैं। मिट्टी। इस प्रकार पौधों द्वारा मिट्टी से जो पोषक तत्व लिए गए थे, जानवरों को बहाल किया जाता है और जीवित जीवों द्वारा फिर से उपयोग किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया सीवेज और अन्य अपशिष्टों को पानी में विघटित कर देते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने की यह प्रकृति की विधि है। चूंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो पृथ्वी पर हमारे पास है, जो शुरू में महासागरों में शैवाल द्वारा उत्पादित किया गया था। ज्ञान बक्सा। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि मृत ऊतक विघटित नहीं होते तो इस धरती पर उनका लगभग 20 किलोमीटर ऊंचा ढेर बन गया होता। सूक्ष्मजीवों के कुछ अन्य उपयोग। कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आमतौर पर पाचन तंत्र में रहते हैं। कुछ जानवर जैसे गाय, बकरी और भेड़, वे जानवर को खोदने में मदद करते हैं। घास और पौधे सेल्यूलोज को तोड़कर जो जीव बनाते हैं, स्वयं नहीं कर सकते। बैक्टीरिया तंबाकू, चमड़ा और जूट उद्योगों में उपयोगी होते हैं। टैनिंग जानवरों की खाल को रसायनों से उपचारित करके चमड़ा बनाना किया जाता है। बैक्टीरिया की मदद। जूट उद्योग में जूट के पौधे डूबे हुए हैं। पानी, जहां जीवाणु क्रिया रेशों को बाकी ऊतकों से अलग करती है, फिर रेशों को जूट के कपड़े में बुना जाता है। गांवों में जानवरों के अपशिष्ट, फसलों के पत्तेदार अपशिष्ट आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा विघटित करके मीथेन का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यह बायोगैस के प्रमुख घटकों में से एक है। हानिकारक सूक्ष्मजीव। यद्यपि सूक्ष्मजीव मानव स्वास्थ्य और हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद उपयोगी हैं, वे मनुष्यों, जानवरों और पौधों पर आक्रमण करके बीमारियां पैदा कर सकते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले इन सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। रोगाणुओं से होने वाले रोग संचारी या संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये बीमारियां हवा, पानी, भोजन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क के माध्यम से सूक्ष्मजीवों के स्थानांतरण द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। रोगजनक या रोगाणु कई तरीकों से शरीर में प्रवेश करते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से हैजा, जो पानी हम पीते हैं उसके माध्यम से हैजा, संक्रमित व्यक्ति, चिकनपॉक्स, चेचक, खसरा के सीधे संपर्क के माध्यम से और वाहक जैसे कि कीड़े, घरेलू मक्खी, मच्छर और जानवरों, चूहे के माध्यम से। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। सामान्य सर्दी की स्थिति में हवा के माध्यम से प्रसार संचरण होता है। जब सामान्य सर्दी से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो सूक्ष्मजीव, जो इस मामले में एक वायरस है, ले जाने वाली नमी की बारीक बूंदें हवा में फैल जाती हैं।
ये वायरस सांस लेने की प्रक्रिया के जरिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। फफूंद की वृद्धि भोजन को उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना सकती है। किण्वन के कारण खमीर फलों के रस, टमाटर के रस आदि को भी उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। भोजन पर पनपने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को जहरीला बना देते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग नामक गंभीर बीमारी हो सकती है। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से खराब हुई एक ब्रेड और एक सेब। खाद्य संरक्षण। अगर खाना खाने से पहले उसे लंबे समय तक रखा जाए तो वह खराब होना शुरू हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये हवा द्वारा ऑक्सीकृत होता है या ये बैक्टीरिया और कवक द्वारा क्रियान्वित विघटित होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि भोजन खराब हो गया है और उपभोग के लिए अयोग्य हो गया है? कुछ संकेतक हैं जो हमें बताते हैं कि भोजन का दिया गया नमूना उपभोग के लिए अच्छा है या बुरा। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। गंध। खराब भोजन से सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है। 0 स्वाद। खराब खाने में खराब स्वाद या खट्टापन आ जाता है। उदाहरण के लिए, दूध में लैक्टिक एसिड बनने के कारण खट्टापन आ जाता है। रंग। कई खाद्य पदार्थों का रंग बदल जाता है। आप केला, आम, सेब या पपीता जैसे फलों के रंग परिवर्तन से परिचित हैं। कई सांचे खाद्य पदार्थों पर सूती धागे जैसी संरचनाएं विकसित करते हैं, जैसे ब्रेड पर सांचे का सांचा और नारंगी, नींबू और पनीर पर नीले और हरे सांचे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूक्ष्मजीवों द्वारा भोजन को खराब होने से रोका जाता है, खाद्य संरक्षण कहलाती है। खाद्य संरक्षण के तरीके। उबालना। दूध और पानी जैसे खाद्य पदार्थों को उबालकर संरक्षित किया जाता है। उबालने से सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। आपने अपनी मां को दूध जमा करने से पहले उसे उबालते हुए देखा होगा। सुखाना। निर्जलीकरण। सुखाने से खाद्य पदार्थों की नमी कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों से पानी निकालना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकता है। खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, सब्जियां जैसे पालक, फूलगोभी और हरी पत्तियां और मसालों को धूप में सुखाया जाता है। निर्जलित भोजन को पैकेटों में सील करके कमरे के तापमान पर रखा जाता है। प्रशीतन और जमाव। उबालने की तरह प्रशीतन द्वारा ठंडा करना भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में मदद करता है। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग सूक्ष्मजीवों को नहीं मारते हैं बल्कि उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। हिमीकरण द्वारा परिरक्षण कई महीनों तक प्रभावी रहता है और दूध, मांस और सब्जियों के मामले में उपयोगी होता है। पाश्चुरीकरण। इस विधि का उपयोग दूध को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इस मेथड में दूध को लगभग 15-30 सेकंड के लिए लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और इसे तुरंत ठंडा किया जाता है और निष्फल बोतलों या पाउच में संग्रहित किया जाता है। गर्म करने से दूध में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। त्वरित शीतलन शेष जीवाणुओं को बढ़ने से रोकता है। दूध उत्पादों जैसे पनीर और अन्य पदार्थों जैसे शहद, बियर, वाइन, जूस आदि को भी इस विधि का उपयोग करके संरक्षित किया जाता है। नमक डालना और चीनी मिलाना। कई खाद्य पदार्थों को मिलाकर संरक्षित किया जाता है। नमक या चीनी, इनके जुड़ने से रोगाणुओं की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, अतः उनमें सूक्ष्म जीव विकसित नहीं हो पाते। नमक और चीनी के अलावा मसाले, तेल, सिरका और नाइट्रोजन का उपयोग भी खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है। नमकीन का उपयोग अचार, आंवला, कच्चे आम, इमली, मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। चीनी का उपयोग जैम, सॉस और जेली के मामले में किया जाता है। रसायनों का उपयोग नमक, खाद्य तेल, सिरका और शर्करा के अलावा सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे रसायनों का उपयोग जैम, स्क्वैश और केचप के मामले में संरक्षक के रूप में किया जाता है। डिब्बाबंदी, उचित भंडारण और पैकिंग। खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद किया जाता है जिन्हें सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए सील कर दिया जाता है और 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। डिब्बाबंद भोजन वर्षों तक खाने के लिए अच्छा बना रह सकता है, बशर्ते डिब्बे क्षतिग्रस्त न हों। इस विधि से सूखे फल एवं सब्जियों को संरक्षित किया जाता है।